students, my name is Nikita Maheshwari and welcome back to BSc with Basics. होप अभी तक की एटॉमिक स्ट्रक्चर की सीरीज आप सभी को बहुत पसंद आ रही होगी। उसी सीरीज में हम आज आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर की तरफ, जिसमें हम आज फिर से कुछ और टॉपिक्स पढ़ने वाले हैं। जिससे पहले हम एक छोटा सा रिकैप अपने लास्ट लेक्चर का ले लेते हैं। लास्ट लेक्चर में हमने देखा था डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस। डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस क्या होती है? इसमें हमने देखा कि जो मैटर यूनिवर्स में प्रेजेंट है उसका डुअल नेचर होता है। डुअल नेचर का मतलब है कि उसका पार्टिकल नेचर भी होता है और वेव नेचर भी होता है। ओके, उसके बाद हमने डी ब्रॉगली इक्वेशन पढ़ी जो की थी लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन mv, where m is the mass of the object, v is the velocity of the object and h is the Planck's constant with the value 6.626 into 10 to the power minus 34 joule seconds. ओके, और लैम्डा क्या था? लैम्डा था हमारा डी ब्रॉगली वेवलेंथ और ये पूरी इक्वेशन थी डी ब्रॉगली इक्वेशन। इसके बाद एक और पॉइंट हमने ये देखा था कि जो डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस है वो एप्लीकेबल तो हमारी मैक्रोस्कोपिक और माइक्रोस्कोपिक दोनों के लिए होती है, लेकिन इसका जो सिग्निफिकेंस है वो सिर्फ माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स के लिए होता है। उसके बाद हमने ये क्वेश्चन सोचा कि ऐसा क्यों होता है कि हम सिर्फ माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स का वेव मोशन ऑब्जर्व कर सकते हैं, मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स का वेव मोशन हम ऑब्जर्व नहीं कर सकते। तो इसका रीजन हमने ये देखा था कि जो मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनकी वेवलेंथ स्मॉल होती है, जिस वजह से हम मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स का वेव मोशन ऑब्जर्व नहीं कर सकते। सो ये था हमारा रिकैप लास्ट लेक्चर का। अब हम आज का टॉपिक शुरू करते हैं जो कि है हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग ये कहा गया है कि अगर हमारे पास कोई माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट है जो कि मूव कर रहा है, मतलब जो मोशन में है, तो उसकी जो पोजीशन और मोमेंटम, पोजीशन मतलब कि x एंड मोमेंटम का मतलब है p, हम इन दोनों वैल्यूज को साइमल्टेनियसली मतलब कि एक साथ कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं। तो ये था हमारा हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, जिसमें हमने देखा कि जो एरर होता है पोजीशन में, एरर इन पोजीशन, उसको हम लिखते हैं डेल्टा एक्स। ओके, और जो एरर होता है इन मोमेंटम, उसको हम लिखते हैं डेल्टा पी। यहां से हमारे पास एक इक्वेशन आती है जो होती है डेल्टा एक्स एंड डेल्टा पी का जो प्रोडक्ट होता है वो ग्रेटर देन इक्वल टू होता है h अपॉन 4 पाई के। ओके, अब यहाँ से अभी हमने क्या कहा कि जो हम पोजीशन और मोमेंटम है किसी भी माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट की जो मोशन में है वो हम साइमल्टेनियसली कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं। अब इस चीज को समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास किसी ऑब्जेक्ट का एक पर्टिकुलर मास गिवन है, ओके, हमारे पास वेलोसिटी भी गिवन है, तो हम p इज इक्वल टू mv से मोमेंटम निकाल सकते हैं। मोमेंटम निकल गया मतलब कि हमारे पास एग्जैक्ट मोमेंटम आ चुका है, तो जो एरर है इन मोमेंटम वो जीरो हो जाएगा। जब एरर इन मोमेंटम जीरो होगा तो अगर इस इक्वेशन में पुट करें तो डेल्टा एक्स में डेल्टा इज ग्रेटर देन इक्वल टू h अपॉन 4 पाई डेल्टा p। हम डेल p को इधर लेके चले गए तो यहाँ पे क्या आ जाए, डेल्टा x h अपॉन 4 पाई मल्टीप्लाइड बाय 0। ओके, इसका मतलब डेल्टा x क्या आ गया, ग्रेटर देन इक्वल टू इंफिनिटी। ओके, इसका मतलब जो एरर होगा पोजीशन में वो बहुत ज्यादा है जिसे हम कैलकुलेट नहीं कर सकते। इसका मतलब हम साइमल्टेनियसली अगर हमारे पास मोमेंटम आ चुकी है तो हम पोजीशन को कैलकुलेट नहीं कर सकते। अब इसी चीज को अगर हम ऐसे लें कि हमारे पास एग्जैक्ट पोजीशन गिवन है, मतलब एग्जैक्ट पोजीशन गिवन का मतलब क्या है कि पोजीशन में कोई भी एरर नहीं, तो जो एरर है इन पोजीशन वो क्या हो गया, इक्वल टू 0। अब इसी फॉर्मूले में हम वापस इसे पुट करेंगे। हम इस फॉर्मूले को कुछ ऐसे लिख लेते हैं दैट डेल पी इज ग्रेटर देन इक्वल टू h अपॉन 4 पाई डेल x, जहां पे डेल x की क्या वैल्यू है, 0। ओके, तो डेल p इज ग्रेटर देन इक्वल टू h अपॉन 4 पाई मल्टीप्लाइड बाय 0
विच विल बी इंफिनिटी, मतलब कि जो डेल पी है वो ग्रेटर देन इक्वल टू इंफिनिटी आ गया, मतलब कि जो एरर है इन मोमेंटम अब हमारा क्या आ गया, ग्रेटर देन इक्वल टू इंफिनिटी, मतलब कि बहुत ज्यादा एरर आ गया। बहुत ज्यादा एरर का मतलब ये हुआ कि अब हम इसे कैलकुलेट ही नहीं कर सकते। तो अगर हमने पोजीशन निकाली तो हम मोमेंटम नहीं निकाल सकते उसी टाइम पे, और अगर हमने मोमेंटम निकाली थी तो हम पोजीशन नहीं निकाल सकते थे। तो ये था हमारा हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। उसके बाद अब आता है स्क्रॉडिंजर वेव इक्वेशन। स्क्रॉडिंजर वेव इक्वेशन हमारे सिलेबस में उसका डेरिवेशन नहीं है, हमें बस उसके बारे में थोड़ा सा पढ़ना है और उसकी फिजिकल सिग्निफिकेंस देखनी है। फिजिकल सिग्निफिकेंस हमें वेव फंक्शन की देखनी है। ओके, तो सबसे पहले हम स्क्रॉडिंजर वेव इक्वेशन लिख लेते हैं, जो कि होती है डी स्क्वायर साई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर साई बाई डी वाई स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर साई बाई डी जेड स्क्वायर प्लस 8 पाई स्क्वायर एम by h square e in the bracket e minus v is equal to 0। अब यहाँ पे कुछ टर्म्स देखते हैं। सबसे पहले ये साई क्या है, साई इज द वेव फंक्शन, h we all know is the Planck's constant, m is the mass of electron, E is the total energy, and V is the potential energy। V क्या है हमारी पोटेंशियल एनर्जी। ओके, तो इसमें हमने ये देखा, ये हमारी स्क्रॉडिंजर वेव इक्वेशन। स्क्रॉडिंजर वेव इक्वेशन से हमें क्या पता चलता है, हमें ये पता चलता है कि जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है अराउंड द न्यूक्लियस, उसका हमें 3D मोशन पता चलता है। ये होती है हमारी स्क्रॉडिंजर वेव इक्वेशन। ओके, इसके बाद हमें देखना है फिजिकल सिग्निफिकेंस। फिजिकल सिग्निफिकेंस जो होता है वेव फंक्शन का, मतलब साई का कोई भी फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं होता है, लेकिन जो इसका स्क्वायर होता है, मतलब कि जो साई का स्क्वायर होता है, ये बताता है प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन। अगर साई स्क्वायर की वैल्यू मैक्सिमम होती है तो हमें मिलते हैं एटॉमिक ऑर्बिटल्स, और अगर साई स्क्वायर की वैल्यू 0 होती है तो हमें मिलते हैं नोड्स। ओके, सो दिस वाज इट फॉर स्क्रॉडिंजर वेव इक्वेशन। अब हम कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स डिस्कस कर लेते हैं। जिसमें सबसे पहली टर्म है हमारी आइसोटोप। आइसोटोप हमें पता है क्या होते हैं, जिनका सेम एटॉमिक नंबर होता है लेकिन उनका मास नंबर जो होता है वो डिफरेंट होता है। एक हमें पता है कि हमारे एक फॉर्मेट होता है कि हम ऐसे लिखते हैं AXZ, यहाँ पे A होता है हमारा, या फिर हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं ZXA। हम इसे कैसे भी लिख सकते हैं, जहाँ पे A हमारा हो जाएगा, हम इसे इस फॉर्म में लिखते हैं। तो ये हमारा Z है एटॉमिक नंबर, A है मास नंबर, X इज द एलिमेंट। ओके, अब हम पढ़ते हैं अपनी टर्म्स, जिसमें सबसे पहली टर्म है हमारी आइसोटोप। आइसोटोप हमने पढ़ा वो एलिमेंट्स जिनका मास नंबर डिफरेंट होता है बट उनका एटॉमिक नंबर सेम होता है, जिसका सबसे कॉमन एग्जांपल है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन हमें पता है 1H1 होता है। ड्यूटीरियम क्या होता है 1H2, ये ड्यूटीरियम होता है। 1H3 ये ट्रीटियम होता है। तो हाइड्रोजन, ड्यूटीरियम, ट्रीटियम आपस में क्या हुए, आइसोटोप। उसके बाद हमारे पास एक और एग्जांपल है ऑक्सीजन, जो 8O16 ऑक्सीजन होता है, उसका एक आइसोटोप और होता है 8O18, मतलब कि इसका मास नंबर क्या है
डिफरेंट, इसका एटॉमिक नंबर क्या है, सेम, तो ये क्या हुए, आइसोटोप। ओके, अब हम अपनी नेक्स्ट टर्म पे जाते हैं जो कि है आइसोबार्स। आइसोबार्स क्या होते हैं, आइसोबार्स हमारे वो एलिमेंट्स होते हैं जिनका एटॉमिक नंबर हमारा डिफरेंट होता है और मास नंबर सेम होता है। जैसे कि एग्जांपल हम लेते हैं आर्गन और कैल्शियम। आर्गन होता है 18 और इसका जो मास नंबर है वो होता है 40। कैल्शियम का जो मास नंबर है वो 40 होता है और एटॉमिक नंबर 20 होता है। मतलब कि इनका एटॉमिक नंबर क्या है, डिफरेंट, दोनों, एक का 18 है एक का 20 है, लेकिन इनका जो मास नंबर है वो सेम है। सो ये दोनों क्या हुए, आइसोबार्स। ओके, उसके बाद अब नेक्स्ट टर्म है आइसोटोन्स। आइसोटोन्स आर दोज एलिमेंट्स जिनमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स जो होते हैं वो सेम होते हैं। अब नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कैसे निकालते हैं, हमें पता है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स निकालते हैं a minus z, where a is the mass number and z is the atomic number। तो ये हो गया कि आइसोटोन्स हमारे वो होते हैं जिनमें हमारे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स जो होते हैं वो सेम होते हैं, जहाँ पे a होता है हमारा मास नंबर और z होता है एटॉमिक नंबर। अब इसका हम एग्जांपल ले लेते हैं, मैग्नीशियम और सोडियम। मैग्नीशियम होता है 12 और इसका मास नंबर होता है 24। सोडियम होता है 11 एटॉमिक नंबर विद मास नंबर 23। इनमें जो a माइनस जेड की वैल्यू है, मतलब कि 24 माइनस 12, अगर हम मैग्नीशियम की बात करें तो 24 माइनस 12 मतलब कि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने आ गए, 12। और अगर हम सोडियम की बात करते हैं, सोडियम में भी 23 माइनस 11, ये कितना आ गया, 12। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स दोनों में सेम। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन सेम होने का मतलब क्या हुआ कि ये दोनों आइसोटोन्स हैं। उसके बाद अब नेक्स्ट टर्म है आइसोडाइफर्स। आइसोडाइफर्स वो होते हैं जिनका आइसोटोपिक एक्सिस सेम होता है। अब ये आइसोटोपिक एक्सिस क्या होता है, आइसोटोपिक एक्सिस हम निकालते हैं विद द फॉर्मूला a माइनस 2z, जहाँ पे a होता है हमारा मास नंबर और z होता है एटॉमिक नंबर। इसको हम निकाल सकते हैं कैसे, एग्जाम्पल 15p31 फॉस्फोरस लेते हैं, इसे यहाँ लिख लेते हैं, और Cl है हमारा 17Cl35। ओके, ये होता है। अब इनकी अगर हम आइसोटोपिक एक्सिस निकालें, मतलब a माइनस 2z निकालें, तो क्या आएगा, a इज 31 माइनस ट्वाइस ऑफ 15, 31 माइनस 30 इज 1, और यहाँ पे क्या आएगा 35 माइनस 17 का ट्वाइस, 35 माइनस 34 इज 1। ओके, तो यहाँ पे आइसोटोपिक एक्सिस क्या आ गई, दोनों की 1। आइसोटोपिक एक्सिस सेम का मतलब क्या हुआ, ये हुए आइसोडाइफर्स। अब नेक्स्ट है हमारी टर्म आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज। आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज हमें समझ आता है कि ये वो स्पीशीज होती हैं जिनका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो सेम होते हैं, या फिर हम ये भी कह सकते हैं जिन एलिमेंट्स में या जिन मॉलिक्यूल्स में जो नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो सेम होते हैं, वो हमारी आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज कहलाती हैं। तो एग्जांपल लेते हैं, जैसे C4 नेगेटिव, N3 नेगेटिव और O2 नेगेटिव, F नेगेटिव, Ne, ये हमारी क्या है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज। या हम कह सकते हैं ClO4 नेगेटिव, BrO4 नेगेटिव, IO4 नेगेटिव, ये तीनों आपस में क्या है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक। ओके, अब हमारी लास्ट टर्म है आइसोस्टियर्स। ओके, आइसोस्टियर्स क्या होते हैं, वो एलिमेंट्स या वो स्पीशीज जिनमें जो कि आइसो इलेक्ट्रॉनिक भी हो और उनमें जो नंबर ऑफ एटम्स हैं उनके वो भी सेम हो। एग्जाम्पल CH4 और
NH4 पॉजिटिव। ठीक है, इसमें हमारे आइसो इलेक्ट्रॉनिक है ये, और इसमें जो नंबर ऑफ एटम्स है इसमें भी 5, इसमें भी 5, तो ये दोनों क्या हो गए, आइसोस्टेयर्स। सो ये था हमारा आज का लेक्चर। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस। प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कॉमेंट डाउन योर डाउट्स इन द कॉमेंट सेक्शन बिलो।